हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करते हैं हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही उठता है, यहाँ से एराइज होता है। तो आप लोग मेडिकल एंट्रेंस अगर देने वाले हो तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कभी भी नजरअंदाज नहीं करोगे। खास तौर पे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन इसे पढ़ोगे। ठीक है, एनसीईआरटी अपने हाथ में ले लो और चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एनसीईआरटी का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें ये टॉपिक का नाम क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो क्या है, पार्टिकल नेचर है। किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं, तो जो नहीं देखे हो वो जाके वो वीडियो देख लो। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन यहाँ पे बताया जा रहा है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल phenomena such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiation। ठीक है, जैसे कि डिफ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, और इंटरफेरेंस भी 12th के फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ना है, यहाँ पे भी आप लोग को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें डीप से पढ़ना होगा, उसका बहुत बड़ा 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 जो डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से केमिस्ट्री के लेवल का हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड है। तो फिलहाल क्या करना है, हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो बातें होती हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जो पढ़ेंगे। हाउएवर द फॉलोइंग are some of the observation which not be explained with the help of even electromagnetic theory of 19th century physics। ठीक है, पहले के अर्लीस्ट अप्रोच की बात करें फिजिक्स के यदि केमिस्ट्री में, यानी कि 19th सेंचुरी में फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मतलब विश्लेषण किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसे यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स में कितना अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, वो हम लोग अच्छे से देखते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन। सबसे पहला क्या है, द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। पहला जो क्वांटम साहब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्लैंक साहब, सॉरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में प्लैंक साहब बता रहे हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहली बात किसकी कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक का मतलब यहाँ पे कोई काला रंग का कोई कुछ पदार्थ नहीं है, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, ये ब्लैक का मतलब क्या होता है, और बॉडी यानी कि जो रेड हॉट बॉडी है। ठीक है, रेड हॉट बॉडी है, उस रेड हॉट बॉडी से जितने भी रेडिएशन निकलेंगे उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब जो उसमें कोई हॉट बॉडी से जो एक फील आएगी, उसमें से जो इमिशन आएगा रेडिएशन का, उस कंडीशन को, उस फेनामेना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद देखो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट। ठीक है, अब मान लो कोई ये प्लेट है, इस पे जब भी कोई रेडिएशन मैंने मारा तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से जंप करके बाहर आ जाता है तो उस कंडीशन को, उस फेनामेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो हीट कैपेसिटी होती है वेरिएशन, उसमें वो कैसा होता है, उसका फंक्शन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो हीट कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, घट रहा है। तो सिंपली ये सारा फेनोमेना किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ा रहे तो क्या हो रहा है, घटा रहे तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स मिल रहा है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वेव का मुड़ जाना। ठीक है, अराउंड ऑब्स्टेकल्स। ठीक, इंटरफेरेंस का मतलब होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव of the same or different frequencies to give a wave whose distribution
at each point in a space is algebraic or vector sum of disturbance at that point resulting from each interfering wave। ठीक है, इंटरफेरेंस सिंपली समझो तो एक मान लो सेम फ्रीक्वेंसी का या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है, और जो अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है, वो उसका इंटरफेरेंस वेव का एक हमको पॉइंट रिजल्टिंग बताता है, यानी पॉइंट बताता है। तो इतना जो एक्सप्लेनेशन है ये हम लोग 12th के फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, 12th के फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इस चीज पे चर्चा नहीं किया जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। अब लाइन स्पेक्ट्रम हम जो पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा, वो क्या है, स्पेशल रेफरेंस होगी जिसका क्या नाम है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसके बाद देखो दीज फेनोमेना इंडिकेट्स दैट द सिस्टम कैन टेक प्लेस एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट। ठीक, ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप फॉर द रेडिएटेड। ठीक है, सारा एनर्जी हम लोग रेडिएशन के लिए यूज मतलब कोई मान लो ये कोई रेड हॉट बॉडी है, उसमें से सारा एनर्जी निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, ऑल पॉसिबल एनर्जी कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। ठीक, it is noteworthy that the first concrete explanation for the phenomena of the black body radiation mentioned above was given by Max Planck। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो किसने दिया था, मैक्स प्लैंक दिए थे। Let us first try to understand this phenomena which is given below। अब इस phenomena को हम लोग अच्छे से समझते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी गर्म वस्तु या मैटर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करता है। ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, जिसके पास वेवलेंथ की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ही वाइड रेंज वाला होता है। एट हाई टेम्परेचर एन अप्रिसिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, एज द टेम्परेचर इज रेज्ड द हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ यानी ब्लू लाइट, जितना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे ब्लू लाइट का टेम्परेचर, यदि ब्लू लाइट क्या होगी, रेडिएशन शुरू होता है, मतलब जनरेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन फर्नेस, कोई आयरन को लेकर के अगर उसको हम फर्नेस में हीट करेंगे, ठीक है, इट फर्स्ट टर्न डल रेड, पहले वो धीरे धीरे हल्का सा लाल होगा, उसके बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा लाल हो जाएगा। ठीक है, मोर रेड हो जाएगा एट हाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एज दिस इज हीटेड फर्दर द रेडिएशन इमिट बिकम व्हाइट। अब जो इमिशन वहां से निकलेगी, रेडिएशन जो निकलेगी वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। देन बिकम ब्लू, अब उसके बाद और हीट देते तो वो कैसा दिख रहा है, उसमें से रेडिएशन ब्लू दिखने लग जाता है हमको, जब टेम्परेचर क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। दिस मीन्स दैट द रेड रेडिएशन इज most intense at the particular temperature and the blue radiation is more intense at the another temperature। तो दोनों रेड वाला का अलग टेम्परेचर और ब्लू वाला का अलग टेम्परेचर था। दिस मीन्स, ठीक है, दिस मीन्स इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इमिटेड बाय द हॉट बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब जितना भी रेडिएशन का इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये बात याद करो, नोट कर लो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। उसके बाद बाय लेट 1850s it was known that object made of different material and kept at different temperature emit different amount of radiation. Also, when the surface of an object is irradiated with light electromagnetic radiation, a part of radiant energy is generally reflected as such. A part is absorbed and part of the transmitted. The reason for incomplete observation is that ordinary
ऑब्जेक्ट आर एज द रूल इम्परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब आइडियल बॉडी क्या होता है हम लोग ध्यान से समझेंगे। इन आइडियल बॉडी which emits or absorb radiation of all frequencies uniformly is called black body, and radiation emitted by such body is called black body radiation। ठीक, इसको आप लोग याद कर लोगे। इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट। अगर हम जनरली बात करें तो इस तरह के कोई भी बॉडी जल्दी से एग्जिस्ट यानी कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेट फेयरली क्लोज टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब कार्बन जो होती है वो ब्लैक बॉडी के जैसे जो फेनोमेना है वो क्लोजली रिलेटेबल है। अ गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू ब्लैक बॉडी इज कैविटी विद द टाइम होल। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी है इज अ कैविटी विद ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विद टाइम होल। उसके बाद क्या है, विच हैज नो अदर ओपनिंग, जिसके पास दूसरा कोई रास्ता ओपन होने के लिए नहीं है। एनी रेज इंटरिंग द होल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी। अब एक ऐसा टाइम होल है ब्लैक बॉडी का जिसमें इंटर तो हुआ रेज, लेकिन फिर उस होल से क्या कर दिया गया, रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन निकलने का, जैसे इंटर किया, ये इंटर करने का है लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, एंड विल बी इवेंचुअली अब्सॉर्ब्ड बाय द वॉल्स। या अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा अंदर में, या फिर रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। A black body hole is also perfect radiator of the radiant energy। ठीक है, परफेक्ट रेडिएटर भी कहा जाता है। फर्दरमोर a black body is in thermal equilibrium with its surroundings। और जो ब्लैक बॉडी होती है वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है सराउंडिंग्स के। It radiates same amount of energy per unit area as it absorbs from its surrounding in any given time। The amount of light is emitted, intensity of radiation from black body and its spectral distribution depends only on temperature। At given temperature, intensity of radiation emitted increases with the increase in wavelength। जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज होगी उसी तरह से क्या होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगा। रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ at a given wavelength and then starts decreasing with further increasing the wavelength। ठीक, also as temperature increase many maximum of the curve shift to a short wavelength। टेम्परेचर बढ़ा तो वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगा। several attempts were made to predict the intensity of radiation as function of the wavelength। ठीक है, फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। उसके बाद देखो, बट द रिजल्ट ऑफ above experiments could not explain this satisfactorily यानी satisfactorily on the basis of the wave theory of the light। मैक्स प्लैंक arrived at satisfactory relationship। और मैक्स प्लैंक इस चीज को कैसे समझाया वो देखो, यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाया गया है। ठीक है, ये T1 है और ये T2 है और T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है इसमें और इसमें भी घट रहा है। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी में क्या हो रहा है, अगर कोई लाइट इंटर किया तो या फिर उसी टाइम होल में रह जाएगा या नहीं तो रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। बाय मेकिंग एन assumption that absorption and emission of radiation arises from oscillator। ये एक assumption हम लोग दिमाग में क्रिएट करते हैं कि absorption या emission of radiation arises from a oscillator। atoms in the wall of the black body, ठीक है, their frequency of oscillation is changed by interaction with oscillators of electromagnetic radiation। Planck assumed that radiation could be subdivided into discrete chunks of energy। ठीक है, he suggested that atoms or molecules could be
emit or absorb energy only discrete quantities and not in continuous manner। इन्होंने बताया है कि मॉलिक्यूल जो होती है या फिर एटम जो होता है वो एनर्जी तो रेडिएट करती है लेकिन डिस्क्रीट क्वांटिटी में करती है और नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर, वो हमेशा एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ही गैव द नेम ऑफ क्वांटम, और उस चीज को उन्होंने क्या बताया, क्वांटम बताया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को उन्होंने क्वांटम कहा। उसके बाद क्या है, दैट बी इमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब जो एनर्जी है ऑफ द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड एट E इज इक्वल टू एच भी, इज इक्वल टू एच भी। उसके बाद देखो, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट H is known as Planck's constant and has value is, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, और ये वैल्यू आप लोग याद कर लोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद विद दिस थियरी प्लैंक was able to explain the distribution of intensity of radiation। ये थ्योरी यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन हम लोग इजीली देख सकते हैं। उसके बाद देखो, quantization has been compared to standing on the staircase। A person can stand on any step of staircase, but it is not possible for him or her to stand in between the two steps। अब जैसे कि देख लो कि कोई स्टेप इस तरीके से होता है, सीढ़ी क्या होता है, ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, तो कोई पर्सन या फिर इस पे खड़ा हो सकता है या फिर इस पे खड़ा हो सकता है। इस बीच में जो इस तरीके से होता है, ये इस बीच में तो खड़ा नहीं हो सकता, तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। द एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग सेट बट नॉट टेक ऑन द वैल्यू बिटवीन। अब ये जो सेट बताया गया है इसी में से कोई एक वैल्यू वो क्वांटाइजेशन लेगा एनर्जी का, लेकिन बीच वाला वैल्यू नहीं लेगा। जैसे कि 0 ले सकता है, एच न्यू ले सकता है, 2h न्यू ले सकता है, 3h न्यू ले सकता है, यानी कि ये नहीं ले सकता है, सॉरी, ये जो है 0 कैसे ले सकता है, एनर्जी जो है यहाँ पे शुरू कैसे करेगा, ये h न्यू ये तीनों तो छोड़ दो, उसके बाद ये भी छोड़ दो, ठीक है, बट कैन नॉट टेक ऑन एनी वैल्यू बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा वो नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप मेन फॉर्मूला ये याद रखोगे, इसी पे सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले उससे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेते हैं जो एक्सपेरिमेंट था। अमीटर जो करंट को बताता है, एक बैटरी लगाया है और ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है, ठीक है, वैक्यूम चैम्बर है, और ये एक मेटल सरफेस है और ये डिटेक्टर है, लगा दिया गया है। अब मैंने क्या, मेटल सरफेस पे लाइट मारा, ठीक है, एक रेडिएशन मारा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जंप होकर के डिटेक्टर के पास आया और करंट फ्लो हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, ये ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इन द 18th H. Harge performed a very interesting experiment in which electrons or electric currents were ejected when certain metals of, for example, potassium, rubidium, cesium, etc. were proposed to beam of light shown in figure number 2.9. The phenomena is called photoelectric effect। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एच हार्ज के अकॉर्डिंग क्या है कि जब किसी मेटेलिक सरफेस पे लाइट मारते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जब जंप करती है, जंप करके बाहर आ जाती है, उसको उस तरह के फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला जो पॉइंट्स है, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। अब जो होती है, जैसे ही मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, इस पे इस तरीके से लाइट पड़ा और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी ऐसे जाएगा,
यानी कि लाइट पड़ते देरी ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, यानी कि देर इज नो टाइम लैग। इन लोगों के बीच का जो टाइम का लैगिंग होता है वो नहीं होता है, ठीक है, कोई गैप नहीं होता है टाइम का। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितना ब्राइटनेस ऑफ लाइट होगी उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा, ठीक है। फॉर ईच मेटल देर इज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होना शुरू होता है। यानी कि उसके नीचे अगर बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं, यानी कि वहां पे हम लोग नहीं देख सकते हैं। एट फ्रीक्वेंसी V is greater than V naught, the ejection of electron come out with a certain kinetic energy. The kinetic energy of these electrons increase with increase in frequency of light. जितना इंक्रीज लाइट का इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी, उतना ही इलेक्ट्रॉन का स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। All the above results could not be explained on the basis of the laws of classical physics. According to the latter, the energy content of the according beam of light depends upon the brightness of the light. जो brightness पे depend करता है सारा, इस बात में जो ऊपर पढ़े हैं। In the words, the number of electrons ejected and the kinetic energy associated with them should be depends on the brightness of light. अब जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट थ्रू द नंबर of electrons ejected does depends upon brightness of light. The kinetic energy of the ejected electron does not. अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लाइट पे डिपेंड तो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट, उसके पास फ्रीक्वेंसी कितना होती है, 4.3 से 4.6 के बीच, ठीक है, इतना 10 की पावर 14 हर्ट्ज के पास। फॉर एनी ब्राइटनेस ऑफ इंटेंसिटी में may shine on the piece of the potassium metal for hours but no photoelectric effect ejected. अब जो इतना होता है इसका क्या होता है, मतलब इसका वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो, सॉरी वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी जो इतना होता है, अब इस पे किसी भी ब्राइटनेस पे हम लोग इंटेंसिटी देते हैं लाइट पे, इस पोटासियम सरफेस पे, तो कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होता है। बट एज सुन एज इवन वेरी वीक येलो लाइट, जैसे कि हम लोग येलो लाइट उस पर मारते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 5.1 से 5.2 तक होता है, तो पोटासियम मेटल पे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। जबकि देखो पोटासियम सरफेस पे रेड लाइट का क्या होता है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। वही जब येलो लाइट देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर एक मेटल के लिए। तो पोटासियम सल्फेट के लिए यानी मेटल के कितना होता है, 5, यानी 5 से नीचे में कोई भी आप लोग देते हो फ्रीक्वेंसी लाइट का, तो वो क्या करेगा, पोटासियम सरफेस पे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 5 से ज्यादा होनी चाहिए। Einstein was able to explain the photoelectric effect using the Planck's quantum theory, electromagnetic radiation as a starting point. अब जो आइंस्टीन थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है, हम लोग देखते हैं। Shining of beam of light on the metal surface can therefore be viewed as shooting beam of particles. The photons, when photon of the sufficient energy strike an electron in the atom of the metals, it transfer the energy, its energy simultaneously to the electron during the collision of the electron is ejected without any time lag. कहने का मतलब वही है कि मान लो कोई मैंने यहाँ पे लाइट मारा तो वो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो रहा है, इजेक्ट हो जा रहा है, लेकिन उससे पहले वो एनर्जी क्या कर रहा है, इसको डोनेट करके दे रहा है, यानी कि साइमल्टेनियस क्या होता है, एनर्जी उसमें घुस जाता है, ठीक है, स्ट्राइक करते हैं, सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन, ग्रेटर विल बी ट्रांसफर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन।
अब जितना आप फोटोन डालोगे उसके पास जितना एनर्जी होगी उतना ही उसका क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। और जितना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास मिलेगा उतना ही उस पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। इजेक्शन का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इन द अदर वर्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जितना भी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे और रेडिएशन पे। सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैव द एनर्जी एच न्यू, और इसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, एच न्यू होता है, यानी एच भी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब सबसे कम कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, एच न्यू, यानी एच भी नॉट, जिसको हम लोग, यानी कि एच भी नॉट को हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, जिसको डब्ल्यू नोट से दिखाया जाता है। यहाँ पे वी नोट क्या हो जाएगा, वी नोट का मतलब हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद देन द डिफरेंस इन एनर्जी, अब एनर्जी को डिफरेंस करेंगे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल इज ट्रांसफर्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी प्रिंसिपल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, अब जो फॉर्मूला उन्होंने बना करके दिया था, एच भी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी को इसमें इंक्लूड करके ये फॉर्मूला जनरेट होती है। वेयर एम ई इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द velocity associated with the ejected electron. Lastly, a more intensity beam of light consists of a large number of photons. Consequently, the number of the electrons ejected is also larger as compared to that in an experiment in which the beam of weaker intensity of light is employed। ठीक है, ये सारा चीज क्या, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लोगे। एच बी इज इक्वल टू एच नोट प्लस, यानी एच बी नोट प्लस हाफ एम ई बी स्क्वायर, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टीन का दिया गया फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा वो होगा डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। तो एनसीईआरटी को कवर अप करने के लिए इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए वेट करो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का।